बांग्लादेश की घटना ने इस वक्त पूरे एशिया में हाहाकार मचा रखा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। प्रधानमंत्री की कुर्सी अपने घर की विरासत समझने वाले नेताओं को इस वक्त राहत इंदौरी का शेर बखूबी याद आ रहा है। जो आज साहिबे मसनद हैं वो कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। पर किसे पता था कि प्रधानमंत्री आवास को अपना खानदानी जागीर समझने वाली शेख हसीना को अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ेगा, अपने ही देश में किराएदार बन जाएंगी। किसे पता था कि उनको अपना देश छोड़कर इस तरह से बेगानों की तरह जाना पड़ेगा। बांग्लादेश में जनता की आवाज को अनसुना करने वाली शेख हसीना को अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भागना पड़ा। बांग्लादेश का घटनाक्रम साउथ एशिया का दूसरा सबसे बड़ा घटनाक्रम है, जब किसी देश के सबसे बड़े नेता को कुर्सी छोड़ना पड़ा, अपना झोला उठाकर भागना पड़ा। शेख हसीना का झोला उठाकर भागना कई मामलों में बहुत ही खास माना जा रहा है, क्योंकि चंद साल पहले ही श्रीलंका के नेता भी देश छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए थे। इसे जनता की बगावत कहा गया। शेख हसीना को आरक्षण के मुद्दे पर आवाम ने ऐसा घेर लिया, वहां के नौजवानों ने ऐसा घेरा कि उनकी कुर्सी चली गई। सत्ता और तानाशाही का जो गुमान उनके सिर पर था वह उतर गया, और तो और उनको अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। जिस देश में उन्होंने बरसों बरस तक राज किया, उस देश से झोला उठाकर भागना कई देशों के नेताओं की आंख में चुभ सकता है, खासकर ऐसे देशों के नेताओं को जो सोचते हैं कि कुर्सी उनकी बपौती है और कुर्सी से उनको कोई नहीं हटा सकता। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास को घेर लिया, कब्जा कर लिया, और अब तो देश छोड़कर ही प्रधानमंत्री को जाना पड़ा। बांग्लादेश के सेना प्रमुख यानी जनरल वकारुज्जमा ने कहा है कि अंतरिम सरकार गठन की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश की मीडिया की माने तो शेख हसीना देश छोड़ने से पहले अपनी विदाई की अंतिम स्पीच लिखना चाहती थी, अपनी स्पीच रिकॉर्ड कराना चाहती थी, लेकिन हालात इतने खराब हो गए थे कि उनको अपने भाषण की तैयारी करने का वक्त ही नहीं मिला। उनको देश छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। शेख हसीना अपनी आखिरी स्पीच रिकॉर्ड कराना चाहती थी और ये अरमान उनका अरमान बनकर रह गया, लेकिन हालात इतने खराब हो गए कि जिसे देखकर सेना उन्हें 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया, और इसी अल्टीमेटम की वजह से वो अपना भाषण रिकॉर्ड नहीं कर पाए। उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। वहीं सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमा ने देश को संबोधित करते हुए हिंसा रोकने की गुजारिश की है, हिंसा रोकने का आह्वान किया है और कहा है कि हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के साथ इंसाफ किया जाएगा, उन्हें इंसाफ मिलेगा। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा है कि हम आपकी मांगे पूरी करेंगे, संघर्ष से दूर रहिए। हमें आज सभी पार्टी के नेताओं से बात की है। शेख हसीना के खिलाफ जनता के गुस्से का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समे पर हथौड़ा चला दिया, मुजस्समे को तोड़ने की कोशिश की। शेख मुजीबुर रहमान की ही बेटी हैं शेख हसीना, जो प्रधानमंत्री के तौर पर जानी जाती हैं, जिसे आज देश छोड़कर जाना पड़ा। ये पूरा प्रदर्शन कोई एक दिन में शुरू नहीं हुआ। शांतिपूर्ण आंदोलन के हिंसक हो जाने के बाद अब तक 300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इतवार के रोज तो बिल्कुल हद हो गया, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। पुलिस के जरिए फायरिंग की गई, लगातार लोगों को मारा गया। आंदोलनकारी अपना जान गंवाते गए, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए, वो पीछे हटने को तैयार बिल्कुल भी नहीं हुए। शेख हसीना और उनकी पूरी हुकूमत का आज तख्ता पलट हो गया। उनको अपनी कुर्सी छोड़कर देश छोड़कर भागना पड़ा। यह घटना इसलिए भी खास है क्योंकि जिस प्रधानमंत्री ने देश में विरोध प्रदर्शन करने वाली आवाज को दबाने की कोशिश की, जिस प्रधानमंत्री ने देश में विरोध करने वाले लोगों को देशद्रोही कहा, एंटी नेशनल कहा, गद्दार कहा, बागी कहा, देश विरोधी कहा, आज उसी प्रधानमंत्री को अपना बोरिया बिस्तर समेट कर दूसरे देश की तरफ भागना पड़ा। वो बिल्कुल देश निकाला हो गई। जबकि बांग्लादेश की हालत ये हो गई, तानाशाही ताकतों ने प्रदर्शन को रोकने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाया और लोगों को मारना शुरू कर दिया। हालात इस हद तक बुरे हो गए कि आज शेख हसीना ही अपनी कुर्सी पर नहीं रही, उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। हिंसक प्रदर्शनों के बाद देश में मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया। देश में सोशल मीडिया पर रोक लगा दिया गया। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब पर बैन लगा दिया गया। सरकार ने देशव्यापी कर्फ्यू लगा दिया। सरकार ने 3 दिन की सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी।
इन सब के बाद भी हालात काबू में नहीं आए, सब कुछ बेकाबू हो गया। ये विरोध प्रदर्शन नौकरी में आरक्षण के खिलाफ हो रहे थे। इसकी शुरुआत वहीं से हुई, क्योंकि कुछ लोगों को ज्यादा आरक्षण देने पर शेख हसीना की सरकार जिद पर उतर चुकी थी। लेकिन सवाल है कि आखिर कैसा आरक्षण जिसकी वजह से बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया? आखिर ऐसा कौन सा आरक्षण था भाई? दरअसल इस आरक्षण की जड़ साल 1971 से शुरू होती है, जब पाकिस्तान में बगावत होती है। जबान, भाषा, तहजीब और रंग रूप को लेकर के एक बगावत शुरू होती है, और उस बगावत की वजह से ही पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दो अलग अलग देश बट गए। पूर्वी पाकिस्तान ही अलग होकर के बांग्लादेश के तौर पर देखा गया, और वही बांग्लादेश आज हम लोग देख रहे हैं। इसने अपनी आज़ादी के लिए खून बहा है, अपने खून की कुर्बानी दी है, अपने लोगों की जान की कुर्बानी दी है। लेकिन इस आज़ादी को पाने के लिए जिन लोगों ने, जो फ्रीडम फाइटर, जो जंग लड़े, जो आज़ादी के लिए अपनी जान गंवाए, उनके परिवार वालों को रिजर्वेशन देने के लिए 1972 में एक स्कीम लाई गई, जिसके तहत 30% आरक्षण उनके लिए निर्धारित किया गया जो फ्रीडम फाइटर थे। लेकिन ये फ्रीडम फाइटर रिजर्वेशन पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लगा, यानी जो फ्रीडम फाइटर थे उनके बेटे, फिर उनके बेटों के बेटे और बेटों के बेटों के बेटों को ये फ्रीडम फाइटर रिजर्वेशन दिया गया। जबकि हालत ये है कि बांग्लादेश में तमाम लोग उस वक्त जो है आंदोलन में शामिल हुए थे जब देश को आज़ाद कराना था। तो ये कैसे तय होगा कि कौन फ्रीडम फाइटर है और कौन नहीं है? और वहाँ एक सवाल ये भी उठने लगा, वहाँ छात्रों के जरिए पूछा जाने लगा कि संविधान में, बांग्लादेश के संविधान में जो आरक्षण देने की व्यवस्था थी वो फ्रीडम फाइटर को थी, लेकिन फ्रीडम फाइटर के पूरे खानदान को ही अगर आरक्षण देने का सिलसिला शुरू हो गया तो बाकी के आरक्षण का क्या होगा? वहाँ कुल मिलाकर 56% ही आरक्षण है, जिसमें विकलांग कोटा से लेकर सैनिक कोटा और यहाँ तक कि अल्पसंख्यकों यानी गैर मुस्लिमों को भी वहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है। इसलिए 30% आरक्षण बहुत बड़ा आरक्षण लगने लगा, क्योंकि ये तो आधे से ज़्यादा आरक्षण सिर्फ फ्रीडम फाइटर कोटा में ही चला जाने लगा। जबकि शेख हसीना पर यह भी इल्ज़ाम लग रहा है कि शेख हसीना ने 30% आरक्षण का इस्तेमाल अपने पार्टी के वर्कर और अपने करीबियों को सरकारी नौकरी देने के लिए इस 30% आरक्षण का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 2018 में इसके खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन भी होता है, क्योंकि वहां के जो छात्र थे उनको नौकरी के लिए इस आरक्षण से कोई फायदा नहीं हो रहा था। यानी जिसकी आबादी 1% भी नहीं है, आधे भी नहीं है, 0.13% जिसकी आबादी हो, उसके लिए 30% रिजर्वेशन कोटा दिया गया था। तो इसके खिलाफ बांग्लादेश में जमकर प्रदर्शन होने लगा। 2018 में आरक्षण विरोधी आंदोलन शुरू हो गए, जिसके बाद मामला अदालतों तक भी पहुंचा। लेकिन शेख हसीना ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पारित करके आरक्षण को ही खत्म कर दिया, और जब आरक्षण को खत्म कर दिया तो मामला लगा कि अब शांत हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शेख हसीना को उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को ही चैलेंज कर दिया गया, जिसके बाद देश की अदालत ने शेख हसीना के ऑर्डर को ही गैर कानूनी घोषित कर दिया। लेकिन इसके बाद आंदोलन बढ़ने लगा, क्योंकि ये डिमांड होने लगी कि इतने दिनों तक मौका था, शेख हसीना चाहती तो एक बिल ला करके आरक्षण को वापस लाने के रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर सकती थी। लेकिन शेख हसीना ने ऐसा नहीं किया, और यह भी माना गया कि इस आरक्षण को दोबारा रिवर्स अगर किया गया है तो ये सब शेख हसीना के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि वहां की न्यायपालिका, विधायिका, अदालतें और वहां का पुलिसिया सिस्टम सब कुछ शेख हसीना के इशारे पर काम करने वाला था। हालात तो इस हद तक बद से बदतर हो गए कि जब हाल ही में बांग्लादेश में आम चुनाव हुआ तो बांग्लादेश में आवामी लीग यानी शेख हसीना की पार्टी जीत गई। और वो भी जीती कैसे कि वहां कोई अपोजिशन इलेक्शन लड़ा ही नहीं। अपोजिशन ने इस इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया, और ये एक तरफा ऐसा इलेक्शन हुआ जिसमें विरोध करने वाला ही कोई नहीं था, क्योंकि अपोजिशन इसका बाइकआउट कर चुकी थी। और ऐसे में खुद को शेख हसीना और उनकी पार्टी अपने आप को विजेता समझने लगी। कहा तो यह भी गया कि बांग्लादेश में बाकायदा करप्शन के थ्रू इस तरह से तमाम हथकंडे अपनाए गए ताकि दोबारा सत्ता पर काबिज हुआ जा सके, और वहां अपोजिशन के बहुत बड़े बड़े लीडरान को जेल में डाल दिया गया। नोबेल प्राइज जो लोग थे उनको भी जेल में डाल दिया गया, उनके खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए, उनको भी जेल में ठूंस दिया गया। और ऐसे में डिक्टेटरशिप की एक छवि बन गई शेख हसीना की। 15 जुलाई के बाद ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अगले ही दिन पुलिस ने दमनकारी नीति अपनाना शुरू कर दिया। हालात इस हद तक बेकाबू हो गए कि आवामी लीग की जो स्टूडेंट विंग है
उसने बाकायदा प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर हमला करना शुरू कर दिया, उनके ऊपर फायरिंग तक शुरू कर दी, उनके खिलाफ बंदूक का भी इस्तेमाल किया गया। कई तस्वीरें तो ऐसी भी नजर आई जिसमें सेना और पुलिस बाकायदा छात्रों को गोली मारती नजर आई, प्रदर्शनकारियों को गोली मारने का शुरू हो गया। हालात इस हद तक बुरे हो गए कि हेलीकॉप्टर बाकायदा बिल्डिंग पर उतार करके, ढाका यूनिवर्सिटी पर उतार करके मिलिट्री एक्शन भी किया गया छात्रों के खिलाफ। इन तमाम हरकतों को देखकर छात्र कैसे बर्दाश्त करता। आवामी लीग के नेशनल प्रेसिडेंट यानी आवामी लीग पार्टी जो है शेख हसीना की, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो यहां तक कह दिया कि उनका जो छात्र संघ है वो इन प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मुंह तोड़ जवाब देगा। जिसके बाद छात्रों पर हमले होने लगे आवामी लीग के स्टूडेंट विंग के जरिए। क्योंकि उनको सत्ता का समर्थन हासिल था, वो खूब छात्रों पर हमले करने लगे। यहां तक कि जो छात्र घायल थे, अस्पतालों में भर्ती थे, उन पर भी हमले होने लगे। कई छात्र लगातार मारे जाने लगे। हालत इस हद तक खराब हो गई है कि इस पूरे आंदोलन में अब तक 300 से ज्यादा छात्र अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि शेख हसीना ने बाकायदा उस रिजर्वेशन को वापस ले लिया, लेकिन छात्र जितने लोग मारे गए थे उनको इंसाफ दिलाने के लिए खड़े हो गए कि अब चूंकि शेख हसीना इसकी जिम्मेदार हैं तो ऐसे लोगों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। जब हालात बिगड़ने लगे और शेख हसीना ने देखा कि पूरे देश भर में ढाका का आंदोलन फैल गया, देश के कोने कोने में आंदोलन शुरू हो गया शेख हसीना और उनकी पार्टी आवामी लीग के खिलाफ, तो उसके बाद उनको देश छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं और उनको देश छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन उससे पहले उन्होंने जो हरकतें की वो भी आपको दूसरे देशों में देखने को मिल जाएगी। उन्होंने जो कहा, छात्रों को कहा कि ये सब एंटी नेशनल हैं, ये सब राष्ट्र विरोधी हैं, ये सब गद्दार हैं, ये सब देशद्रोही हैं, एंटी नेशनल हैं। अगर आरक्षण फ्रीडम फाइटर्स के परिवार वालों को नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों के परिवार वालों को मिलेगा? रजाकार शब्द बांग्लादेश में बहुत ही खतरनाक सिचुएशन के तौर पर देखा जाता है। रजाकार मतलब एंटी नेशनल, रजाकार मतलब देशद्रोही, रजाकार का मतलब वो लोग जो बांग्लादेश मूवमेंट यानी बांग्लादेश फ्रीडम फाइटर मूवमेंट के दौरान जो लोग पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, जो बांग्लादेश की आज़ादी का विरोध कर रहे थे, उनको रजाकार बोला जाता है। और बांग्लादेश में रजाकार बोलने का मायने बदल जाएगा, इसे बहुत ही घटिया शब्द के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो बांग्लादेश में जो शेख हसीना ने कहा कि फ्रीडम फाइटर को अगर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों के घर वालों को, परिवार वाले, खानदान वालों को रिजर्वेशन मिलेगा? इससे बांग्लादेश यूनिवर्सिटी के छात्र भड़क गए। तो जितने भी छात्र यूनियन थे, जो भी बेरोजगार थे, उस सड़कों पर उतर गए। उन्होंने नारा देना शुरू कर दिया, 1 2 3 4 मैं कौन, रजाकार रजाकार। किसने बोला? किसने बोला? ऑटोक्रेट ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट का मतलब यहाँ आप समझ लीजिए कि डिक्टेटरशिप की तरह पे है, यानी एक ऐसी हुकूमत जो निरंकुश है, जिसको अपनी सत्ता चलाने के लिए कुछ भी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, वो सत्ता नहीं छोड़ना चाहती, ऐसे को डिक्टेटर बोला गया, ऑटोक्रेट बोला गया। और यही जवाब बोला गया बड़ा ही पूरे आंदोलन में। अगर आप गौर करेंगे तो इस पूरे आंदोलन में ये शब्द बड़ा ही कॉमन के तौर पर बहुत ही कॉमन देखा गया, जिसमें यही कहा गया कि 1 2 3 4 मैं कौन, रजाकार रजाकार रजाकार। किसने बोला? किसने बोला? ऑटोक्रेट ऑटोक्रेट। ये शेख हसीना के लिए ऑटोक्रेट का इस्तेमाल किया गया, यानी तानाशाह के तौर पर। शेख हसीना देश छोड़ चुकी हैं और भारत में गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस पर वो रुकी हुई हैं, यानी उनका हेलीकॉप्टर गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस पर लैंड कर चुका है और वो एक सेफ हाउस में सुरक्षित वहां पे हैं, मौजूद हैं। माना जा रहा है कि वो ब्रिटेन जाना चाहती हैं, लंदन जाना चाहती हैं, लेकिन चूंकि ब्रिटेन में भी हुकूमत तब्दील हो गई है, वहां पर जो है लेबर पार्टी की हुकूमत है जो तानाशाही में यकीन नहीं रखती। तो ऐसे नेता जिस पर तानाशाही के इतने बड़े इल्ज़ाम हैं, उसको वो अपने देश में कैसे लेगी? और इसको लेगी तो इसका अंजाम क्या होगा? और अंजाम जो होगा उसको भुगतने के लिए किर स्टारमर को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। शेख हसीना भारत में मौजूद हैं और भारत में हाई लेवल मीटिंग चल रही है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, प्राइम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, इन सब के साथ प्रधानमंत्री की मीटिंग चल रही है, जो बांग्लादेश के हालात पर बहुत ही गौर से देख रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है और बांग्लादेश में अगर ये हालात बिगड़ते हैं तो बांग्लादेश के बॉर्डर पर इस वक्त बीएसएफ मौजूद है जो बिल्कुल मुस्तैद खड़ी है, क्योंकि वहाँ पे से घुसपैठ का भी मामला सामने आएगा। इन सब को देखते हुए मीटिंग चल रही है, बातचीत चल रही है, क्योंकि वहाँ जो अब नई सरकार बनेगी वो खालिदा जिया की पार्टी की सरकार बनेगी। और जब खालिदा जिया की पार्टी की सरकार बनेगी तो वहाँ जमात इस्लामी जैसी पार्टियाँ और खालिदा जिया की पार्टियाँ
वो अक्सर भारत की नीतियों का विरोध करती आए हैं, खासतौर से मौजूदा सरकार की नीतियों का विरोध करती आए हैं। तो आगे चलकर ये भी देखना दिलचस्प होगा कि जो नई सरकार बनेगी उसका भारत की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा और भारत उसकी राजनीति को किस नज़र से देखेगा। लेकिन इतना तो समझ में आ गया है कि जनता के विरोध प्रदर्शन को जो लोग गलत साबित कर रहे थे, गलत ज़बानी कर रहे थे, बदज़बानी कर रहे थे, उन्हीं नेताओं को देश छोड़कर भागने के लिए उनकी ही आवाम ने मजबूर कर दिया और आज वो दरबदर हो गए, आज वो पनाहगुज़ीन हो गए, यहाँ वहाँ शरण मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं। कल तक तो वो एक बड़े देश पर राज किया करते थे, आज उन्हें अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ा। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, एक दूसरे को शेयर करें, जागरूक करें, बताएं कि खबरें और नॉलेज किस तरह से दी जाती है। फिलहाल क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।